तार्किक रूप से, सरल रूप से, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक और हर एक प्रश्न पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम तथ्यों को आपके सामने रखा जा रहा है। आइए जुड़े और प्रत्येक प्रश्न को बेहतर ढंग से देखें। कहता है सुखलदरी जलप्रपात। जलप्रपात किसको कहते हैं? जलप्रपात का निर्माण होता है नदी के अपरदन से। नदी के अपरदन से जलप्रपात का निर्माण होता है। जब नदी पर्वत के उच्च ढाल से प्रवाहित होते हुए, पर्वत के उच्च ढाल से प्रवाहित होते हुए सीधे नदी जब इस प्रकार से प्रवाहित होती है, इसी को बोलते हैं जलप्रपात। अलग अलग नदियां जब पर्वतीय ढाल से मैदानी भाग में उतरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे बड़ा जो है वो हुंड्रू जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसी प्रकार सुखलदरी जलप्रपात जो है कनहर नदी पर, ये कहाँ है? कनहर नदी पर जो है ये छत्तीसगढ़, ये नदी कहाँ है? ये नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। कनहर नदी पर ये बना हुआ जलप्रपात है। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 ईस्वी किसने बिहार पर आक्रमण कर बौद्ध कालीन शिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया था? वो कौन था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय। वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार शरीफ में वदंतपुरी विश्वविद्यालय। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन सभी को नष्ट कर दिया गया, आग लगा दी गई। वो कौन था? अब यहाँ पर देखिए विकल्प में आप शेरशाह के बारे में आप पढ़ते हैं। शेरशाह का शासनकाल 1540 से 1545 तक वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब यहाँ देखिए 1198 है, ये तो जिंदा रह नहीं सकता है। इल्तुतमिश के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक रहा। बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी कौन था? तो मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। इसने बिहार बंगाल के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन को इसने पराजित किया था। यहाँ पर देखिए आप सभी विकल्प आपके सामने स्पष्ट हो चुका। अगला ये भूमि बंधक विकास बैंक। अब ये भूमि बंधक विकास बैंक जो है, अब इसमें विकल्प है ही नहीं। भूमि बंधक या विकास बैंक की स्थापना पहली बार 1920 पंजाब में हुआ था और 1929 से इसे भारत के अलग अलग राज्यों में शुरुआत किया गया। नाम से भी देखिए आपका भूमि बंधक बैंक, लैंड मॉर्गेज डेवलपमेंट बैंक, ये भारत यहाँ विकल्प में है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो भूमि विकास बैंक ये किसानों को जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऋण देने का ये बैंक कार्य करती है। पहले ये भूमि के कागजात को बंधक बनाकर, इसलिए उसका नाम भूमि बंधक बैंक था, लेकिन नाम उचित नहीं लगा तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम कर दिया गया भूमि विकास बैंक। ये कोऑपरेटिव का जो बैंकिंग स्तर का, ये राज्य स्तरीय
ये सबसे ऊंचाई राज्य स्तर का ये बैंक होती है। दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क जिससे हम लोग धरातल के ऊपर धरातल के अंदर भी, तो सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि लंदन में हुई थी। मेट्रो रेल की शुरुआत जो है लंदन के क्षेत्र में की गई थी ताकि ट्रैफिक समस्या का समाधान किया जा सके। ट्रैफिक नगरीकरण के दौरान जो ट्रैफिक समस्या थी, आवागमन की समस्या थी, उसके समाधान के लंदन में जो है 1963 से मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होती है। और अभी वर्तमान में जो है पहला नंबर पर कौन है? चीन, उसके बाद नंबर 2 पर है अमेरिका और नंबर 3 पर आता है भारत। भारत में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी, फिर दिल्ली और अभी वर्तमान पटना में भी उस पर काम तीव्र गति से चल रहा है। और उम्मीद है कि शायद इसी वर्ष जो है पटना में भी मेट्रो ट्रेन की उद्घाटन कर दिया जाए। लोकपाल, अब देखिए लोकपाल दिवस की बात रही, लोकपाल भारत में तो सबसे पहली बार जो है 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए स्वीडन के समान जो है भारत में भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल का गठन किया गया। और इसके लिए पहला विधेयक 1968 में, प्रथम विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये पास कब हुआ? ये पास हुआ 2013, अन्ना हजारे के द्वारा किया गया आंदोलन के बाद 2013 में ये संसद से पास हुआ और 2014 में विधिवत तौर पर ये एक कानूनी संस्था के रूप में सामने आया। और इसके आधार पर जो है 16 जनवरी 2014 को पहली बार लोकपाल दिवस का आयोजन किया गया। 16 जनवरी 2014 को पहली बार जो है लोकपाल दिवस का आयोजन किया गया, जिस दिन राष्ट्रपति का इस पर हस्ताक्षर हो जाता है, अर्थात विधेयक से यह विधि के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दुनिया में पहली बार लोकपाल जो है कब बनाया गया? तो 1809 में स्वीडन में। कहाँ बना? स्वीडन में, जिसका नाम क्या हुआ करता था? ओम्बुड्समैन के नाम से उसने एक संस्था बनाया था, ओम्बुड्समैन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए। तो पहला विधेयक भारत में 1968 में पेश किया गया था। केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। भारत का पहला राज्य रहा महाराष्ट्र, भारत का पहला राज्य रहा महाराष्ट्र, जहां 1971 में लोकपाल को पास किया गया था, लोकपाल को तैयार किया गया। पिनाकी चंद्र घोष भारत का पहला लोकपाल के अध्यक्ष बने थे। पिनाकी चंद्र घोष ये भारत का पहला लोकपाल बने थे, है ना। अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो ने किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी? ये तो सबसे पहले लॉन्च किया यूएसए में, और वो इसरो के द्वारा ही उसको जो है भारत के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। वो इसरो का था, लेकिन लॉन्च किया गया भारत के श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। और भारत में जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट, ब्लू बर्ड, आसमान को आप इसे क्या बोलते हैं? आसमान नीला दिखता है तो ब्लू बर्ड सैटेलाइट, ताकि हर जगह से आप कहीं से भी वार्तालाप कर सकें, सूचना का आदान प्रदान कर सकें। 2024 के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने को अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ी को दी जाती है ना?
जो अपने अपने खेल में उत्तम बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर खेल को निखारते हैं, वैसे खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। और 2024 में कुल 34 खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। खेल के क्षेत्र में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ खेल का पुरस्कार होता है उसका नाम है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। उसका नाम क्या है? ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम है। प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार, खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, या तो होते हैं केला बिहार का हाजीपुर है ना, लेकिन जो हाजीपुर का केला है, यदि आप दक्षिण के चले जाएं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम में चले जाएं, राजस्थान, तो आप पाएंगे यहाँ का जो केला है आपके वैशाली अर्थात हाजीपुर का 1 दर्जन केला, वैशालीपुर या हाजीपुर का जो 1 दर्जन केला है, और यदि उसकी कुल मात्रा को देखें, गिनती में नहीं वजन में, तो तमिलनाडु का 1 केला आपके हाजीपुर का 1 दर्जन केला लगभग दोनों बराबर हो जाएगा, या 2 केला बहुत से बहुत। वो केला का आकार, लंबाई, मोटाई काफ़ी बड़े होते। तो तमिलनाडु के त्रिचिरापल्ली, जो त्रिची लिखा हुआ है, तो तमिलनाडु का त्रिचिरापल्ली में केला अनुसंधान संस्थान है। वो केला यकीनन तौर पर वैशाली केला की तुलना में बड़ा है, लंबा है, मोटा है, लेकिन स्वाद में काफ़ी फीका है। वो केला जो है स्वादिष्ट नहीं होता है। तब का उसका कहाँ है? त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र, मानचित्र को 3 भागों में बांटा गया। मानचित्र एक होता है प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा को कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। प्राकृतिक, जिसमें नदी, पर्वत, सागर, झील, वन इत्यादि को दिखलाया जाता है। राजनीतिक, जहाँ देश, राष्ट्र, नगर, राजधानी इत्यादि को दिखलाया जाता है। थीमेटिक में जब कोई खास विषय वस्तु को दिखलाते हैं, जैसे मान दिखलाना भी हमको है केवल रेल मार्ग को दिखलाना, केवल हवाई मार्ग को दिखलाना, केवल लौह इस्पात उद्योग, तो कुछ खास क्षेत्र जब दिखलाना होता है उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। इस मानचित्र का निर्माण कहाँ होता है? जब भारत की भौगोलिक से लेकर के प्राकृतिक थीमेटिक मानचित्र को तैयार करते हैं, एटलस को तैयार करते हैं, इसका निर्माण केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ, क्या है? उसका नाम है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत। भारत में दुनिया के जितने भी, विश्व का जितना भी भौगोलिक वातावरण है, जितने कटिबंध हैं, वो सभी एक साथ भारत में पाए जाते हैं। विश्व में जितने भी प्रकार की जलवायु है, विश्व की सभी प्रकार की जलवायु,
सभी प्रकार की जलवायु जो है वह भारत में पाया जाता है। भारत में एक तरफ जो है दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी में से दूसरा सबसे ऊंची चोटी केटू से लेकर कंचनजंगा तक उपलब्ध है। सियाचिन जैसे क्षेत्र हैं, कारगिल से लेकर लेह लद्दाख का, जहाँ सालों भर बर्फ ही बर्फ होते हैं, जहाँ वर्षा ही नहीं होती है। एक तरफ शीत मरुस्थल है तो दूसरी तरफ राजस्थान का वह उष्ण मरुस्थल है। मेघालय का जो क्षेत्र है जहाँ दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होती है। तो हर मौसम हर प्रकार का, इसलिए उसे अतुल्य भारत का नाम दिया गया है। उल्का, उल्का क्या है? उल्का पिंड, आपने नाम सुना? आसमान से जो आप जिसे बोलते हैं तारे का टूटना। तारा तो टूटता नहीं, तारा तो आपको पता है कि सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है और सूर्य के बाद दूसरा तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष का समय लगता है। तो हमारे पृथ्वी की बाहरी कक्षा में हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे आकाशीय पिंड वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थिर नहीं है, सब गतिमान है, लेकिन सबकी कक्षा रेलवे पथ की तरह निश्चित होती है। उल्का वो है जिसकी कोई कक्षा, उल्का हुआ या क्षुद्र ग्रह हुआ, जिसकी कोई निश्चित कक्ष नहीं है, कोई पथ नहीं है, परिपथ नहीं है। तो चक्कर लगाते लगाते यदि पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण में चलाता है तो तीव्र गति से नीचे गिरता हुआ आता है और वह आसमान में जलता हुआ दिखता है। और अक्सरहा जो है 99% वो पृथ्वी पर गिरने के पहले ही जल चुका होता है। कुछ ही होता है 0.001% जहाँ वह ठोस रूप में गिर जाती है। तो क्या होता है, तीव्र गति से चलता तारा का कोई संबंध नहीं। तारामंडल का भाग, तारामंडल की संख्या 89 तारामंडल की अब तक जानकारी हो चुकी है। प्रत्येक तारामंडल में 10 लाख मिलियन, प्रत्येक तारामंडल में 10 लाख मिलियन तारा होता है, 10 लाख मिलियन प्लस तारा होता है। तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रविष्ट होता है उसे ही उल्का पिंड कहते हैं। जो वायुमंडल ये घर्षण से जल उठता है वह जो है वायुमंडलीय घर्षण से जल उठता है, जलता हुआ आसमान में आप देखते होंगे गिर रहा होता है तेज चमक के साथ, और धरातल पर पहुंचने के पहले ही वह राख के रूप में तब्दील हो चुका होता है। प्रत्येक दिन, अब दिन को तो नहीं दिख पाती सूरज के प्रकाश में, लेकिन प्रत्येक 24 घंटा ये गिरने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है, गिरते रहती है। मानक समय का निर्धारण करने का आधार क्या है? समय को निर्धारण करने के लिए कभी भी अक्षांश रेखा को प्रयोग करते नहीं। अक्षांश रेखा को प्रयोग करते हैं किसमें? तापमान के लिए अक्षांश रेखा को प्रयोग में लाते हैं। अक्षांश रेखा को प्रयोग लाते हैं तापमान के क्षेत्र में। कटिबंध जिसे हम कहते हैं, अक्षांश रेखा को शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध इत्यादि को अक्षांश रेखा को इसके क्षेत्र में लाते हैं। अब किसी देश का जो है क्या होता है, अब देखिए ये होती है प्रधान यामोत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन टाइम रेखा, इसे समान अवस्था में GMT रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा जो है लंदन से होकर गुजरती है। दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली जो इस प्रकार की रेखा होती है उसे देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या ये होती है 0, ये होती है 180। इस 180 को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको GMT रेखा कहते हैं। और ये सभी रेखा जो होती है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सभी रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। तो यहाँ मीडियन टाइम अर्थात यहाँ दोपहर को 12 बजे और यहीं से समय का निर्धारण होता है।
जैसे भी समय निर्धारण के लिए देशांतर रेखा की उपयोगिता होती है। अब यहाँ पर जिस प्रकार का विकल्प है हमें इस विकल्प सी को चुनना हो। तो ही से रूप तिथि को यहाँ पर आकर क्या होता है, ये रेखा केवल और केवल जल मार्ग से, ये रेखा इस प्रकार से इस प्रकार से रेखा खींची गई है। ये केवल जो है जल मार्ग से रेखा खींची गई है, केवल और केवल जल मार्ग से रेखा खींची गई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में, अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, एवरेस्ट। ये किसमें है, हिमालय में नंबर 1। नंबर 2 कौन है, K2, ये भी किसमें है, ट्रांस हिमालय। नंबर 3 कौन है, कंचनजंगा, ये भी किसमें है, तो हिमालय। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। अब देखिए सब, अब हिमालय कैसा पर्वत है, हिमालय नवीन मुर्दार पर्वत है। तो विश्व की जितनी भी प्राचीनतम, अब प्राचीन मुर्दार पर्वत को ही अवशिष्ट पर्वत, ये दोनों एक ही है। प्राचीन मुर्दार पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये हो गया आपका अरावली पर्वत। ब्लॉक पर्वत, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। पर्वत को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है। विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत को मुर्दार पर्वत या बलित पर्वत, मुर्दार पर्वत को ही क्या बोलते हैं, मुर्दार सब बोले या इसे बलित पर्वत के नाम से जानते हैं। मुर्दार या बलित पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। इस प्रकार से हम पर्वत के क्षेत्र में इस चीज को देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी, ऐसे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत कौन है, एंडीज पर्वत। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है, लगभग 7,000 किलोमीटर इसकी लंबाई। यह भी जो है क्या होता है, यह भी मुर्दार पर्वत, यह भी जो है मुर्दार पर्वत। हिमालय दुनिया, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो है ये सबसे नवीनतम पर्वत। हिमालय जो है विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, महाद्वीप के पश्चिम, महाद्वीप के पश्चिम में 15 से 30 डिग्री अक्षांश, 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच विश्व का अधिकांश मरुस्थल जो है 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। मरुस्थल कहते किसको हैं, जहाँ की वार्षिक वर्षा, जहाँ की वार्षिक वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर से कम, उसे कहते हैं मरुस्थल। उसे क्या बोलते हैं, उसे मरुस्थल के नाम से। अब देखिए तभी ये कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका का बोत्सवाना। कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश का बोत्सवाना में। सहारा मरुस्थल कहाँ है, ये भी अफ्रीका में है, ये भी अफ्रीका में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल
गोबी मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है ये शीत मरुस्थल है। कहाँ है? तो मंगोलिया में। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार मरुस्थल, क्योंकि राजस्थान का जो है पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है, पश्चिम राजस्थान में वर्षा नहीं होती, तो पश्चिम राजस्थान वह पड़ जाता है आपका मरुस्थल में, अब पूर्वी पड़ता है वर्षा वाले क्षेत्र में। तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह थार मरुस्थल में है। पूरे विश्व में जितने मरुस्थल हैं उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थार मरुस्थल के क्षेत्र में है। यूरोप एकमात्र महादेश है। यूरोप एक मात्र महाद्वीप है जहां कोई भी मरुस्थल उपलब्ध नहीं है। कोई भी मरुस्थल उपलब्ध नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए नदी डेन्यूब नदी जो है ये नदी 10 देश से, ये नदी जो है 10 देश, यूरोप के 10 देश से गुजरती है। ये नदी 5 देश की राजधानी से गुजरती है। डेन्यूब नदी वियना से होकर गुजरती है, सही। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो यूरोप से गुजरने वाली डेन्यूब नदी यूरोप के 5 देश की राजधानी 10 देश से गुजरती है। न्यूयॉर्क अमेरिका, हडसन नदी, टेम्स लंदन। लेकिन बर्लिन कौन नदी पर है? बर्लिन है अस्प्री नदी पर। बर्लिन है अस्प्री नदी पर। राइन नदी को यूरोप की नदी, इसे जो है यूरोप की कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय नदी के नाम से भी इसकी पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय नदी के रूप में इसकी पहचान। तो राइन नदी यूरोप के सबसे व्यस्तम नदी मार्ग से है। तो ये बर्लिन जो है वो अस्प्री नदी के तट पर अवस्थित है। दक्षिण गोलार्ध में पवन की ओर बाईं ओर, देखिए मरे क्या कहता है? मरे नहीं, केरल। केरल का नियम क्या नियम है वो? कि पृथ्वी की घूर्णन गति एवं पृथ्वी की घूर्णन गति एवं वायु के जो कि जिस प्रकार विकल्प यहाँ तो वायु देने सकते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है वो वायु क्या लिखता है? फेल का नियम कहता है कि वायु जो है वह इधर दक्षिण गोलार्ध में बाईं है ना, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती। ये नियम है फेरल का नियम। ये नियम है फेरल का नियम कि पवन जो है दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूम जाती है। तो उसका कारण क्या है? तो पृथ्वी का घूर्णन गति या पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का घूर्णन गति एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण जो है यह दिशा में को परिवर्तित कर जाती है। दक्षिण गोलार्ध में उसकी दिशा कुछ और होती है, उत्तरी गोलार्ध में दिशा कुछ और होती है। साथ ही जो है पवन का दिशा निर्धारित होती है। पवन जब भी प्रवाहित होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब
निम्न वायु दाब की ओर पवन प्रवाहित होती है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सूचित किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, किसको? स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके लिए 1976 में एक अधिनियम, 1976 में संसदीय अधिनियम, 1976 में संसदीय अधिनियम के द्वारा इसे तैयार किया गया। स्त्री और पुरुष दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए, दोनों को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब समान वेतन करने के लिए स्पष्ट लिखा गया कि पुरुष के वेतन को कम नहीं करना है, महिला के वेतन को बढ़ाकर पुरुष के बराबर करना है। अभी देखिए पूरे विश्व में इस प्रकार की मांग है। खिलाड़ी से लेकर सेरेना विलियम्स बहनें भी लगातार संघर्ष की कि हमें पुरुष के समान ही पारितोषिक दिया जाए। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 को यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। उसी के आधार पर 1976 में भारत सरकार ने संसदीय अधिनियम के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध किया। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 39, संविधान का अनुच्छेद 39 का चौथा पॉइंट, 39 का चौथा पॉइंट लिखता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रबंध राज्य करे। उत्तर क्या हो गया? अब देखिए मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार, और इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 39 का चौथा पॉइंट में है। ये होगा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार का कहीं अलग से है नहीं। आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में आर्थिक के शब्द के लिए न्याय का प्रयोग किया गया। साथ ही अनुच्छेद 39 का ही नंबर 2 और नंबर 3 पॉइंट कहता है, 2 कहता है कि राज्य आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करने का कार्य करे। 3 कहता है कि राज्य आय और संपत्ति को एक जगह स्वकेंद्रित जमा होने से रोकने का काम करे। ये तो ऐसा पर अधिकार को है नहीं। मौलिक कर्तव्य तो मूल संविधान में था ही नहीं। इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अनुच्छेद 51A में इसे जोड़ा, जिसकी संख्या वर्तमान में 11 है। ऐसे 76 में 10 था। पुनः 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक और जोड़ा गया। तो राज्य का नीति निर्देशक देखिए संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसमें अनुच्छेद 39, अर्थात उत्तर क्या हो गया? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 62 में स्पष्ट रूप से लिखता है कि राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो, पद जो है यदि रिक्त हो, रिक्ति का कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रपति स्वर्ग से धार गए, है ना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र दे दिए, या राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा, महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया हो, तब कहता है राष्ट्रपति की यदि पद रिक्त हो तो 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद जो है 6 माह से अधिक का खाली नहीं रह सकता। वहाँ स्पष्ट जो है सो लिखा गया, कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो
अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति, तब जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। और अनुच्छेद 70 कहता है यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तब जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अब तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए, पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा कौन है? पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। केवल ऐसा ही 2 ही बार अब तक हुआ। और 1969 में एक बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला खां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी ये राष्ट्रपति के रूप में काम किए। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, लाभ का पद, अनुच्छेद 102 कहता है कि लाभ के पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इत्यादि का चुनाव नहीं लड़ सकता है। कौन सा पद लाभ का है, यह निर्णय लेने का अधिकार, वह निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया। अनुच्छेद 102 के आधार पर लाभ के पद को निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संसद को दिया गया है। और अगला है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक, उस विधेयक को धन विधेयक कहते हैं जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो, संचित निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो, आकस्मिक निधि में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान हो। अब कर में क्या, नया कर लगाना हो, कर की दर को परिवर्तित करना हो या कर को समाप्त करना हो, उसे कहते हैं धन विधेयक। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? यह निर्णय लेने का अधिकार किसका है? तो लोकसभा अध्यक्ष का है। धन विधेयक पहली बार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, अनुच्छेद 110 में स्पष्ट दिखता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन में यदि धन विधेयक को राज्यसभा पास नहीं भी करे तो वह स्वतः अपने आप पास हुआ मान लिया जाता है। तो धन विधेयक पर राज्यसभा को केवल परामर्श देने, केवल सलाह देने का अधिकार है। अनुच्छेद 109 स्पष्ट रूप से कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा जो है में पहली बार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आज का ये 20 प्रश्न आपको पूरी तरह हर एक प्रश्न पर एवरेज तौर पर 3 से 5 क्वेश्चन की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो न्यूनतम समय में आपको अधिकतम रिटर्निंग मिलता है। हर एक प्रश्न पर एक्स्ट्रा, आजकल एक्स्ट्रा का ज़माना है भाई, बाजार में जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा उपलब्ध है, वो आपको हर समय एक्स्ट्रा उपलब्ध होता है। तो प्रत्येक प्रश्न को सीखना है, जानना है, बेहतर ब्रीफिंग करना है और परीक्षा में हर प्रश्न को पूरी आत्मविश्वास के साथ हल करना है। आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।